तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्ट्री सर्वाइवल मूवी के बारे में जिसका नाम है कंटेनमेंट। तो फिल्म की शुरुआत एक आधे उम्र वाले इंसान के साथ होती है जिसका नाम है मार्क, जो सुबह जल्दी उठता है और तरोताज़ा हो रहा है। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके नल में पानी नहीं है और बिजली भी बंद है। इसके बावजूद भी मार्क किसी तरह अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है उसका दरवाज़ा मजबूती से बंद किया गया है। साथ ही उसके फ़ोन में देखने पर उसे पता चलता है कि नेटवर्क भी नहीं है। जब वह लगातार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि दरवाजे को बाहर से सीलेंट के साथ बंद कर दिया गया है। परेशानी में मार्क ताज़ी हवा लेने के लिए खिड़की के पास जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसे भी बंद किया गया है। ठीक उसी समय वह दूसरे लोगों को मदद के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश करने लगा है, लेकिन वह देखता है कि सामने वाला भी अपनी खिड़कियों को ज़ोर ज़ोर से पिटने लगा है। थोड़ी देर बाद मार्क ने खिड़की के बाहर लोगों को हज़मत सूट पहने हुए भी देखता है जो उनके इमारत में ही आ रहे हैं, जिसके बाद वह हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को ही बुरी तरह से घायल कर लेता है। तभी मार्क के कमरे की दूसरी तरफ से दो लड़के उसकी ही दीवार को तोड़कर उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। पता चलता है कि एक गर्म स्वभाव वाला लड़का जिसका नाम सगे और उसका छोटा भाई निको है। सगे तुरंत खिड़कियों की जाँच करता है तो उसे पता चलता है कि मार्क भी उनके जैसे ही फंस गया है। जल्द ही एक कपल सैली और एडन भी दीवार में छेद बनाकर मार्क के अपार्टमेंट में आते हैं। फिर उनको एहसास होता है कि जैसे किसी ने पूरी इमारत को बाहर से बंद कर दिया है। एडन, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, वह इस स्थिति से डरता है और उसका कहना है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इस बीच अपार्टमेंट का इंटरकॉम ज़ोर से बजता है और जिसमें कहा गया है कि मेडिकल स्टाफ स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें शांत रहने के लिए कहा जाता है। उनकी यह सूचना पहले से ही भयभीत समूह को और भी अधिक चिंतित करा देती है। सैली एक नर्स होने के नाते मार्क के घायल हाथ का इलाज करती है और उस घाव पर टाँके लगाती है। जैसे ही दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होती हैं, मार्क को अचानक अपने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग लेडी की याद आती है जिसका नाम एनेड है। उसी वक्त वह सगे को उसके अपार्टमेंट की दीवार तोड़ने के लिए कहता है और साथ में अंदर चलने के बाद वह एनेड को फर्श पर पड़ा पाता है। अगले सीन में सभी साथी खिड़की के पास खड़े होते हैं यह पता लगाने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। वे देखते हैं कि हज़मत सूट पहने लोग मेडिकल टेंट में लोगों को ले जा रहे हैं। इस बीच इंटरकॉम फिर से बजता है और इस बार सभी लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है क्योंकि एक हानिकारक गैस लीकेज हो रहा है। हालांकि एडन उनकी बातों से सहमत नहीं है। उसका मानना है कि अधिकारी उनसे कुछ गंभीर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क को दिखाई देता है कि मेडिकल वर्कर्स इमारत में कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव कर रहे हैं और कुछ संक्रमित लोगों को उनके तंबू में ले जाते हुए वह देखते हैं। अचानक जब एक आदमी भागने की कोशिश करता है तो उसे एक स्नाइपर द्वारा गोली मार दी जाती है जो इमारत के ऊपर है। यह दृश्य सभी को चौंका देता क्योंकि हर कोई खिड़कियों से यह सब देख रहा है। कुछ ही समय बाद खतरनाक कपड़े पहने कर्मचारी पास के अपार्टमेंट के अंदर घुसने लगते हैं। जब वहां रहने वाले लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बाहर खींच के लाया जाता है। यह देखकर मार्क और समूह को पता चलता है कि मेडिकल स्टाफ किसी भी वक्त उनके अपार्टमेंट में आ सकते हैं, इसलिए वे दरवाज़ा तोड़ने और भागने के लिए एक दूसरे की राय लेना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद विचार करने के बाद मार्क को याद आता है कि उनके अपार्टमेंट में एक रसायन है जिसका इस्तेमाल सीलेंट को पिघलाने और दरवाज़ा खोलने के लिए किया जा सकता है। तब जल्द ही समूह तुरंत उस रसायनों को खोजना शुरू कर देता है। जब वे रसायन को पाने में कामयाब होते हैं तो मार्क उन्हें मिलाता है और एक मिश्रण बनाता है। फिर वो उसे मुख्य दरवाजे के तल पर डालता है और सभी के आश्चर्य के लिए उसका प्लान काम करता है। जल्द ही सीलेंट को मिश्रण तुरंत पिघल देता है और जब सभी साथी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देते हैं तो अंत में वो खुल जाता है। जिसके बाद ग्रुप एक और प्लान तैयार करना शुरू करता है ताकि वे पकड़े बिना सभी सुरक्षित बाहर निकल पाए और उन्हें इमारत के ऊपर छिपे हुए स्नाइपर के बारे में भी पता होना चाहिए। जब वे बाहर निकलने पर चर्चा कर रहे होते हैं तभी एनेड को पता चलता है कि निको गायब हो गया है, जिस कारण हर कोई अपनी बात को तुरंत रोक देता है और लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। इस बीच भयभीत निको एयर वेंट के जरिए नीचे रेंग रहा होता है। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचता है और देखता है कि कुछ हज़मत सूट पहने लोग एक महिला को अपने साथ आने के लिए मना रहे हैं, यहाँ तक कि वे उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाते हैं। लेकिन अचानक महिला को एक तेज़ खांसी शुरू हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। यह देख ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई हानिकारक गैस मिल गई हो। इस बीच मार्क को अंत में निको दिख जाता है और वो उसे वेंट से बाहर निकालने के लिए एक रस्सी फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि लड़का उसे पकड़ ले स्टाफ के लोग उसे देख लेते हैं और उसे खींच लेते हैं।
अपने भाई की जान बचाने के लिए सगे बेसबॉल का बल्ला पकड़ता है और नीचे की ओर दौड़ता है, जबकि मार्क उसका पीछा करता है। जल्द ही 2 हजमत सूट पहने लोगों के पास पहुंचते हैं और क्रोधित सगे उनमें से एक पर बल्ले से वार कर देता है, जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद सगे दूसरे सदस्य को पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां आने पर सैली उसके सामान की तलाशी लेती है और उसे धुएं के 2 ग्रेनेड मिलते हैं। इससे उसे संदेह होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। मार्क महिला कर्मचारी से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन सगे उसे खिड़की के पास ले जाता है और उसे उसके अन्य लोगों को दिखाता है और उसके साथ एक नोट भी लिखता है जिस पर लिखा है, मुझे एक मिल गया है। फिर लड़की को बांधने के बाद मार्क धीरे से उससे बात करता है और उससे पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। लड़की अपना नाम हेज़ल के रूप में बताती है और समूह को सूचित करती है कि वे उनकी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर मार्क उसके सुरक्षात्मक सूट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह डर जाती है और उसे दूर कर देती है। यह मार्क को यकीन दिलाता है कि यह जगह किसी प्रकार के वायरस से संक्रमित हो गई है। फिर वो उसे सब कुछ सच बताने के लिए धमकी देता है और अब हेज़ल आखिरकार बोलना शुरू कर देती है। वो बताती हैं कि यह सारी जगह एक घातक वायरस है जो घंटों के भीतर लोगों को मार सकता है। वायरस की लक्षणों में जोरदार खांसी, सांस लेने में कठिनाई और यहाँ तक कि अंधापन भी शामिल है। हालांकि वैज्ञानिक इस पे इलाज खोज रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी असरदार नहीं मिला है। मार्क पूछता है कि सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को क्यों बंद कर दिया गया है, जिस पर हेज़ल बताती हैं कि सरकार नहीं चाहती कि आम जनता को वायरस के बारे में पता चले, और अगर आम जनता को वायरस के बारे में पता चला तो अधिक लोग घबराएंगे और वायरस को रोकना उतना ही मुश्किल होगा। वह यह भी बताती है कि कमरे के लोगों में वायरस के प्रमाण 50-50 है। अब यह सब सुनकर सगे एक बार फिर क्रोधित हो जाता है और वो जल्दी से एक चाकू से उसके सुरक्षा सूट को फाड़ देता है, जिस कारण हेज़ल डर जाती है और वह अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालती है। लेकिन इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल कर पाती, सगे ने उसे छीन लिया और अपने पास रख दिया। लेकिन अब हर कोई उसे अविश्वास से देखता है। तब हेज़ल ने बताया कि यह वैक्सीन अभी भी उनके परीक्षण में है और कोई यकीन नहीं है कि यह काम करेगा। इसलिए इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक अधिकारी स्थिति पर काबू नहीं पाते तब तक वे सब घर के अंदर ही रहें। पर रात में जब पूरा ग्रुप वहां से बाहर निकलने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं, हेज़ल जिप लॉक से अपना हाथ निकाल लेती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाती, सगे ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। तब मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस सगे का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी सगे अनजाने में निकू को थप्पड़ मार देता है और उसे रुला देता है, जिस कारण हंगामा रुक जाता है। बाद में इमारत के नीचे ग्रुप को गुस्सैल लोगों की भीड़ को उनके इमारत की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि वे भी वायरस के बारे में जानना चाहते हैं। इस समय तक हजमत पहनने वाले सभी कर्मचारी या तो उनके जरिए मार दिए गए हैं या फिर वहां से भाग चुके हैं, जिससे डर में हेज़ल समूह को किसी भी कीमत पर भीड़ से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उस भीड़ में वायरस से संक्रमित लोग हो सकते हैं। इससे ग्रुप के साथी जल्दी से एक भारी चीज़ों के साथ प्रवेश द्वार को बंद कर देते हैं। पर अब कुछ ही देर में भीड़ वहां पर आ जाती है और दरवाज़ा पीटने लगती है। सैली दरवाजे के पास जाती है और उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय लोगों ने दरवाजे के कांच को तोड़ने के कारण सैली को गर्दन पर गहरी चोट हो जाती है। तब सगे गुस्से में लोगों पर स्मोक फेंकता है और सैली को उनके अपार्टमेंट में घसीटते हुए ले जाता है। अफसोस की बात है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सैली का बहुत सारा खून बह चुका है। भले ही हेज़ल उसे बचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वह बचा नहीं पाई। उसकी मौत अब सभी को झंझोर देती है, खासकर एडन, जो अंदर से टूट जाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। अगले सीन में ग्रुप द्वारा सैली के शरीर को कपड़े में लपेटने के बाद वे एडन को ढूंढते हैं, लेकिन उसे कहीं भी नहीं पाते हैं। यह पता चला है कि वह हेज़ल का सूट पहनकर वह अब अपार्टमेंट से भाग चुका है। जब वह बाहर पहुंचता है तो आम लोग उसे मेडिकल स्टाफ समझ लेते हैं और तुरंत उसे घेर लेते हैं। वे सारे लोग उसे वैक्सीन के लिए परेशान करते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। तभी स्नाइपर एक शॉट फायर करता है, जिससे एडन को छोड़कर सभी उस जगह से भाग जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि एडन ने एक सूट पहनने के बावजूद भी उसे एक संक्रमित रोगी समझकर उसे मार डाला जाता है। दूसरी तरफ सगे प्रवेश द्वार की जांच करने के लिए बाहर जाता है और लोगों के एक समूह को उनकी ओर भागते हुए देखता है। वह अपने साथियों को जितनी जल्दी हो सके कमरे से बाहर भागने के लिए कहता है। हालांकि मार्क हेज़ल को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह उसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाए, जल्दी निकलने के लिए कहते हुए सगे ने उसे बेसबॉल के बल्ले से उसे नॉकआउट कर दिया, जिसके बाद वह हेज़ल को वहीं छोड़ देता है। और कुछ समय बाद मार्क को जब होश आता है तो वह निकू और अन्य सभी साथी को खोजने के लिए दौड़ पड़ता है। जब वह खिड़की से झांकता है तो वह देखता है कि 2 लोग इमारत के चारों ओर जहरीली गैस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही
वह अपने समूह को ढूंढ लेता है और तुरंत सगे पर हमला करता है क्योंकि उसने उसे पहले मारकर बेहोश किया था। वह उसे मौत के घाट उतारने ही वाला है, लेकिन एनिड उनके बीच आकर उसे शांत करती है। लेकिन जल्द ही हर जगह से जहरीली गैस निकलती है, जिस कारण सभी छत की ओर भागने लगते हैं। पर रास्ते में मार्क ने हेज़ल के मृत शरीर को देखा और उदास हो गया। इस बीच इमारत का एक आदमी मदद के लिए सगे के पास पहुंचता है, लेकिन गर्म सगे उसे बेरहमी से मारने लगता है। वह उस व्यक्ति को तब तक मारता रहता है जब तक कि गुस्सैल लोग सगे को किसी ज़ोंबी की तरह पकड़ नहीं लेते हैं। तब सगे मार्क को देखता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन अब मार्क दरवाज़ा बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है और छत पर अपना रास्ता बनाते हुए जाने लगता है। कुछ समय के बाद मार्क अंत में एनिड और निकू को छत पर ले जाता है। ऊपर आते ही वे ताज़ी हवा में सांस लेने लगे हैं, जिसके बाद उन्होंने वहीं सोने का फैसला किया है। अगली सुबह मार्क उठता है और इमारत से भागने के लिए तैयार होता है। हालांकि जब वह बुजुर्ग एनिड को जगाने की कोशिश करता है तो वह हिलती नहीं है, जिससे उसे पता चला कि वह नींद में ही मर गई और अब उसके पास केवल निकू ही बचा है। तब मार्क हर कीमत पर उसको बचाना चाहता है। वह निकू से आंखें बंद करने कहता है और ऐसा समझे कि जैसे वह कोई खेल खेल रहा है। फिर वो निकू को अपनी पीठ पर बिठाता है और उसे नीचे लाता है। रास्ते में मार्क बहुत सारी लाशों को उसके सामने पाता है, लेकिन फिर भी वह चलना जारी रखता है। कुछ ही समय बाद दोनों इमारत से सफलतापूर्वक नीचे आ जाते हैं। तब मार्क मदद के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। यहाँ तक कि बाहर के तंबू भी वीरान हो गए हैं। पर अचानक उसे एक घोषणा सुनाई देती है जो लोगों को घर के अंदर रहने का सुझाव देती है। वह यह भी सुनता है कि यदि मेडिकल स्टाफ के अलावा कोई और दिखाई देता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। जिसके बाद मार्क एक हजमत सूट पहनता है और निकू के साथ क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उनका सामना इमारत के एक आदमी से होता है और वह निकू को पकड़ते हुए गलती से मार्क को एक मेडिकल स्टाफ का आदमी समझ लेता है। उसने बताया कि वायरस के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और मेडिकल स्टाफ ने उसकी बेटी को हिरासत में लिया है। तब वह निकू पर कांच का एक नुकीला टुकड़ा उसके गर्दन पर लगाता है और अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कहता है। मार्क आदमी को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वह भी एक आम आदमी है, लेकिन परेशान आदमी यकीन नहीं करता। तभी निकू उस आदमी को एक झटका देकर उससे दूर हो जाता है, लेकिन वो आदमी मार्क के पेट में कांच का टुकड़ा घोंप देता है और अब मार्क गंभीर रूप से घायल हो गया है। निकू चलने में मार्क की मदद करता है और जैसे ही दोनों धीरे धीरे चले जाते हैं, बेवकूफ़ आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है। थोड़ी देर चलने के बाद वे पास के एक पार्क में पहुंच जाते हैं और मार्क एक झूले पर बैठ जाता है। फिर वो निकू को अपना सेल फोन देता है और नेटवर्क मिलते ही मदद के लिए कॉल करने के लिए कहता है। पर निकू इस बात से बेखबर है कि उसका एकमात्र दोस्त मर रहा है। निकू उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क दिखावा करता है कि ठीक है, बस वह थक गया है। वह निकू से कहता है कि वह एक झपकी लेने के तुरंत बाद उसके साथ आ जाएगा। निकू मार्क पर विश्वास करता है और अपने रास्ते पर निकल जाता है, जबकि मार्क अंततः अपनी चोट के कारण दम तोड़ देता है। अंतिम सीन में निकू को हजमत सूट पहने कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ पाता है। सूट पहने हुए स्टाफ में से एक उसके पास आता है और बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जल्द ही निकू अपने सेल फोन को शुरू करता है और सोचता है कि अब कॉल करना है या नहीं। और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।